नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 19 जून 2020 और स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। आज हम 4 इश्यूज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इशू डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल से संबंधित। दूसरे नंबर पर मीडिएशन से संबंधित इशू डिस्कस करेंगे। तीसरे नंबर पर कल का हमारा एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे मैटरनल हेल्थ केयर से संबंधित। चौथे नंबर पर इंडिया चाइना रिलेशंस की बात करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। देखो, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर्स की संख्या होती है 15 में से 5 तो परमानेंट मेंबर्स होते हैं, बाकी बचे 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स। इन नॉन परमानेंट मेंबर्स का जो कार्यकाल होता है वो 2 साल का होता है। मतलब हर साल 5 नए नॉन परमानेंट मेंबर्स का इलेक्शन होता है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में। और ये भी ख्याल रखा जाता है वर्ल्ड के विभिन्न ज्योग्राफिकल रीजन से रिप्रेजेंटेशन हो। अभी कंटेक्स्ट ये है 2021-2022 के लिए इंडिया को नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट कर लिया गया है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में। इंडिया के अलावा 3 और देश जिनका इलेक्शन हुआ है वो हैं मैक्सिको लैटिन अमेरिका की सीट से, नॉर्वे और आयरलैंड वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स ग्रुप की सीट से। वैसे देखो, इस ग्रुप में 3 वे कॉन्टेस्ट था नॉर्वे, आयरलैंड और कनाडा के बीच। कनाडा सीट जीतने में असफल रहा। कनाडा ने इलेक्शन लड़ा था लेकिन इलेक्शन हार गया इस ग्रुप से और सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर नहीं बन सका। अफ्रीकन ग्रुप की बात करें, कीनिया और जिबूती, इन दोनों के बीच फाइट थी। दोनों में से कोई भी देश 2/3 वोट नहीं ले सका 193 मेंबर कंट्रीज के, तो इसलिए फिर से इलेक्शन होगा अफ्रीकन ग्रुप में। इंडिया की बात करें, वैसे तो देखो एशिया पैसिफिक ग्रुप से सिर्फ इंडिया ही इलेक्शन लड़ रहा था, इंडिया के सामने कोई नहीं था। लेकिन फिर भी वोटिंग जो होती है वो सीक्रेट बैलेट से होती है और 193 में से 2/3 वोट लेना जरूरी होता है, तो इंडिया ने कोई चांस नहीं लिया। अल्टीमेटली इंडिया को इलेक्ट कर लिया गया। इंडिया को टोटल वोट मिले 184। देखो, इलेक्शन से पहले इंडिया ने एक मैनिफेस्टो टाइप का डॉक्यूमेंट रिलीज किया था कि अगर हम नॉन परमानेंट मेंबर बनते हैं 2021-22 के लिए तो हमारा फोकस किन इश्यूज पे होगा। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन से पहले मैनिफेस्टो रिलीज करती हैं, उसी प्रकार का डॉक्यूमेंट हमारे द्वारा रिलीज किया गया था जिसका नाम था नॉर्म्स, ए न्यू ओरिएंटेशन फॉर ए रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम। इस डॉक्यूमेंट में हमने फोकस किया था कि अगर नॉन परमानेंट मेंबर इंडिया बनता है तो हम फोकस करेंगे मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म लाने पर। जैसे देखो, वर्ल्ड में विभिन्न देशों की इकोनॉमिक सिचुएशन अभी खराब है, कोविड-19 की महामारी है। मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस को एक्टिव होना चाहिए था, जैसे WHO, IMF, WTO, ये सब ठप पड़े हैं। तो इंडिया का फोकस होगा इन मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स लाए जाएं। दूसरा पॉइंट, UN पीस कीपिंग मिशंस में ट्रांसपेरेंसी आए। देखो, आमतौर पर जो UN पीस कीपिंग मिशंस भेजे जाते हैं विभिन्न देशों में, काफ़ी सारे सवाल उठते हैं कि जो ये परमानेंट मेंबर्स हैं अपनी चलाते हैं ये डिसाइड करने में कहाँ पे UN पीस कीपिंग मिशन भेजना है, कहाँ पे नहीं भेजना है। बहुत बार ऐसा होता है जहाँ पे भेजना चाहिए, अर्जेंट आवश्यकता है, वहाँ पे तो भेजा नहीं जाता, लेकिन जहाँ पे नहीं भेजना चाहिए वहाँ पे UN पीस कीपिंग मिशन भेज दिया जाता है। मांग ये भी की जाती है UN पीस कीपिंग मिशंस की फंडिंग में भी ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। तो इंडिया का फोकस इस इशू पर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। अभी देखो, वर्ल्ड में टेररिज्म की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा निर्दोष जाने जाती हैं, लेकिन एक वर्ल्ड में कोई कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन नहीं है टेररिज्म के अगेंस्ट। इंडिया ने कोशिश की थी 1996 में, लेकिन कोशिश सफल नहीं हो पाई। टेररिज्म जो वर्ड है यही अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। एक देश के टेररिस्ट दूसरे देश के लिए हीरो हैं, तो इसलिए टेररिज्म की डेफिनेशन पर सहमति नहीं बन पाती, कोई कॉमन कन्वेंशन नहीं है, लेकिन होनी चाहिए। इंडिया अब इस इशू पर फोकस करेगा एज ए नॉन परमानेंट मेंबर। लास्ट में है UN रिफॉर्म एंड एक्सपेंशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। देखो, इंडिया का यह मानना है जब UN इस्टेब्लिश हुआ था 1945 में,
तब के समय में और आज के समय में बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है, चेंज आ चुका है। तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है ताकि करंट वर्ल्ड की रियलिटीज को ये काउंसिल रिफ्लेक्ट कर सके। बट देखो, वो 5 मेंबर्स हैं जिनके पास अभी परमानेंट सीट है सिक्योरिटी काउंसिल में, वो हमेशा रेसिस्ट करते हैं चेंज को, क्योंकि देखो उनके पास तो सीट है ही। वो नहीं चाहते कि और देशों को सीट मिले, इस परमानेंट सीट मिले इस सिक्योरिटी काउंसिल में, तो वो चाहते ही नहीं कि चेंज आए। बट अब देखो हालात चेंज हुए हैं। विभिन्न देशों ने भी ये आवश्यकता महसूस की है कि कोविड-19 की महामारी में ये इंस्टीट्यूशंस पूरी तरह से फेल हो गए हैं। अगर इनमें रिफॉर्म नहीं लाया गया तो आने वाले समय में ये इररिलेवेंट हो जाएंगे। तो सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म की जो मांग है, इंडिया अब और ज़्यादा जोर शोर से उठाएगा, और ज़्यादा सपोर्ट मिलने की आवश्यकता है इंडिया को इस इशू पर। लास्ट में कुछ सजेशंस दिए जाते हैं। पहला सजेशन देखो ये है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड है आज के समय में। जैसे आप 5 परमानेंट मेंबर्स की बात कर लीजिए, यूएसए, यूके, फ्रांस एक तरफ होते हैं विभिन्न इश्यूज़ पर, चाइना और रशिया ये एक तरफ होते हैं। तो 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। इसी प्रकार से बाकी जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, इनमें से ज़्यादातर दोनों में से किसी न किसी ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। इस वजह से यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में अहम फैसले काफ़ी बार लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखो जो परमानेंट मेंबर्स हैं इनके पास तो वीटो है ना। एक भी मेंबर अगर अपनी वीटो का इस्तेमाल कर लेता है तो फैसला लेना यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा मुश्किल हो जाता है। इंडिया को यह सलाह दी जाती है, आप मल्टीलेटरलिज्म के एजेंडा को पुश कीजिए, इसको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कीजिए, रिफॉर्म पर ज़्यादा जोर दीजिए, वैल्यू बेस्ड पोजीशन आप लीजिए, ना कि ट्रांजैक्शनल। ट्रांजैक्शनल मतलब गिव एंड टेक। जैसे एग्जांपल देता हूं, इंडिया बोले किसी देश को कि भैया आपका इशू आएगा यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस होने के लिए, हम आपके पास पक्ष में स्टैंड ले लेंगे, बदले में आप हमें ये कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। तो ये ट्रांजैक्शनल है, आप हमें फ़ायदा पहुंचाइए, हम आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे। राइटर के अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिया को वैल्यूज़ के आधार पर स्टैंड लेना चाहिए। नेक्स्ट, इंडिया को जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनका लीडर बनने की कोशिश करनी चाहिए, और इसके अलावा वीकर नेशंस की आवाज़ इंडिया को उठानी चाहिए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में एज ए नॉन परमानेंट मेंबर। तो ये सारे सजेशंस आर्टिकल में दिए जाते हैं। ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल मीडिएशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। शुरुआत में राइटर के द्वारा कहा जाता है, देखो कोविड-19 की महामारी की सिचुएशन में बहुत सारी कोर्ट्स वर्चुअली काम कर रही हैं, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू काम कर रही हैं, कम से कम इंपॉर्टेंट मामलों पर सुनवाई की जा सके। राइटर सजेस्ट करते हैं मीडिएशन देखो एक ऐसा टूल है जिसकी सहायता से ज़्यादा डिस्प्यूट्स को सोल्व किया जा सकता है। मीडिएशन के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, हम डिस्कस करेंगे फ़ायदों को। और मीडिएशन एक ऐसी चीज़ है जिसे वर्चुअली भी ऑपरेट किया जा सकता है, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी मीडिएशन हो सकता है। तो सबसे पहले हम मीडिएशन के बारे में जानते हैं, बेसिक्स डेफिनेशन जानते हैं मीडिएशन की। देखो कोर्ट में क्या होता है, विभिन्न पार्टीज अपना अपना पक्ष रखती हैं जज के सामने। जज सभी पार्टीज का पक्ष सुन के अंत में अपना फैसला देते हैं जो सबको मानना होता है। एक बार जज फैसला दे दें तो उसके बाद कोई पार्टी यूं नहीं बोल सकती नहीं मुझे नहीं मानना ये फैसला। हाँ, अपील का जरूर प्रोविजन है, अगर लोअर कोर्ट के द्वारा फैसला दिया जाता है तो हायर कोर्ट में अपील फाइल की जा सकती है। लेकिन इसके विपरीत मीडिएशन में क्या होता है, मान लीजिए 2 पार्टीज के बीच डिस्प्यूट है, ए और बी के बीच में, कोई थर्ड पार्टी होगा न्यूट्रल सी, दोनों के बीच कुछ पॉइंट्स पर समझौता करवाने की कोशिश करेगा, ऐसा समझौता जो दोनों को मान्य हो, मतलब दोनों के बीच सहमति बनाने की कोशिश करेगा। समझ गए? तो ये डिफरेंस है कोर्ट सिस्टम में और मीडिएशन में। मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए कोई कंपनी है एबीसी, उसने अपने एक्स एम्प्लॉय को हटा दिया। एक्स को शिकायत ये है मुझे बिना नोटिस पीरियड दिए हटा दिया गया, मुझे कंपनसेशन मिलनी चाहिए 50,000 रुपए की या फिर 1 लाख रुपए की। लेकिन एबीसी कंपनी इस पर तैयार नहीं होती है।
तो कोई मीडिएटर आता है जिसका नाम है जेड, दोनों के बीच में समझौता करवाता है और ये बात दोनों को मान्य हो जाती है कि एबीसी कंपनी एक्स को 50,000 के बजाय जितनी डिमांड की जाती है एक्स के द्वारा 10,000 रुपए देगी। इस बात पर दोनों सहमत हो जाते हैं और सहमति बनाई किसने? जेड ने, जो कि मीडिएटर है। जेड ने XYZ कंपनी को बोला कि भैया आपको कुछ पैसे तो देने पड़ेंगे, ऐसे आपका फ्री में काम नहीं चलेगा। जेड ने एक्स एम्प्लॉय को भी बोला कि आप 50,000 रुपए ज़्यादा डिमांड कर रहे हो, इतने आपके बनते नहीं हैं, आपको नहीं मिलेंगे इतने। तो एक्स ने भी अपनी मांग को डाइल्यूट किया और कंपनी ने भी अपनी जो पहले का स्टैंड था उसे चेंज किया कि हम 1 रुपया नहीं देंगे, कुछ तो वो देने के लिए तैयार हुए। तो एक ऐसे सॉल्यूशन पर मीडिएटर जेड लेके आया दोनों पार्टीज को, जहां पर दोनों पार्टीज सहमत हो गई। तो ये हमने मीडिएशन के बारे में बेसिक समझा। मीडिएशन देखो वर्चुअली भी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया जा सकता है। आजकल तो अच्छी अच्छी ऑनलाइन एप्लीकेशंस उपलब्ध हैं। मीडिएटर जो हैं वो एक समय पर दोनों पार्टी से बात कर सकते हैं। इसके अलावा मीडिएटर जो है कभी भी स्क्रीन चेंज कर सकते हैं। दोनों पार्टीज के साथ एक साथ बात करने के बजाय एक पार्टी के साथ अलग स्क्रीन पर बात कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं आज के समय में उपलब्ध हैं। मीडिएशन के काफ़ी सारे फायदे भी हैं। मीडिएशन को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। फ़ायदों की बात करें, लेस ट्रैवल करना पड़ता है। अब देखो ए और बी के बीच में डिस्प्यूट है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का डिस्प्यूट है या फिर मैरिटल डिस्प्यूट है। दोनों अभी अलग अलग सिटीज़ में हैं या फिर अलग अलग राज्यों में हैं या फिर अलग अलग देश में हैं। उनको कोर्ट में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मीडिएशन से काम चल जाएगा। मीडिएशन हो जाएगा वर्चुअली यानी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। टाइम बचत होती है विभिन्न पार्टीज़ की, कॉस्ट भी कम लगती है। अदरवाइज तो देखो आने जाने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। इमोशंस को ओवरकम किया जा सकता है मीडिएशन की सहायता से। जैसे देखो मैरिटल डिस्प्यूट है कोई, अगर दोनों पार्टीज़ हस्बैंड वाइफ जिनके बीच में डाइवोर्स होना है वो आएंगे, फेस टू फेस आपस में मिलेंगे, तो इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को अवॉइड किया जा सकता है अगर मीडिएशन होता है वर्चुअली। लेस डिसरप्शन इन योर वर्क प्लेस। जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनको अपना काम काज छोड़ के नहीं आना पड़ेगा, तो उनके वर्क प्लेस में कम से कम डिसरप्शन आएगा। कोर्ट में जब देखो केस आता है तो काफ़ी खराब पब्लिसिटी भी होती है। जैसे जो टिपिकल हमारे समाज की बात है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन मीडिएशन से मामला सोल्व हो जाता है तो एडवर्स पब्लिसिटी नहीं होती, जल्दी केस सोल्व हो जाता है, जल्दी रेजोल्यूशन हो जाता है डिस्प्यूट का, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहती है और रिलेशनशिप भी ठीक ठाक रहते हैं। मतलब जब मीडिएशन से देखो मामला सोल्व हो जाए तो मतलब रिश्तों में खटास कम रहती है। लेकिन देखो काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। मान लीजिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहायता से मीडिएटर जो है मीडिएशन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी के द्वारा स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लिया जाए, वीडियो बना ली जाए और बाद में उसे लीक कर दिया जाए, तो ये तो खतरा है। इसके बाद टेक्निकल ग्लिचेस भी आ सकते हैं। इंटरनेट सर्विसेज हर जगह अवेलेबल नहीं होती, स्क्रीन पे बहुत बार क्लैरिटी नहीं आती। नेक्स्ट, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, अब देखो सबके पास तो इंटरनेट कोई ज़रूरी नहीं हो, सबके पास तो कोई ज़रूरी नहीं कि कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर अच्छे मोबाइल फ़ोन्स हों। तो जिनके पास नहीं होगा तो इसका मतलब तो वो हुआ कि वो जस्टिस को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट तो देखो सजेशन है कि स्टेट को और कोर्ट्स को ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जो मीडिएशन को अवेल करवाना चाहते हैं लेकिन उनके पास रिसोर्सेज की कमी है। ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस भी प्रमोट करनी चाहिए मीडिएशन के बारे में, ताकि अधिक से अधिक लोग मीडिएशन का चुनाव करें अपने डिस्प्यूट के समाधान के लिए। इससे देखो कोर्ट में जो पेंडिंग केसेस हैं उनमें भी कमी आएगी। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया मीडिएशन से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल मैटरनल हेल्थ केयर से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। देखो कोविड-19 की महामारी को रोकने के लिए हमारे देश में लगातार 2 महीने तक लॉकडाउन रहा। इसी बीच काफ़ी सारी दुखद खबरें भी सुनने को आईं, जैसे कि बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमन वो अपने बच्चे को जन्म देना चाहती थी, लेकिन कई सारे हॉस्पिटल्स के चक्कर उन्हें काटने पड़े। किसी भी हॉस्पिटल ने उन्हें एडमिट नहीं किया और कई केसेस में प्रेग्नेंट महिलाओं की डेथ हो गई। इस आर्टिकल में 2-3 एग्जाम्पल दिए जाते हैं, जैसे एक नोएडा का एग्जाम्पल है, एक तेलंगाना का एग्जाम्पल है।
वैसे तो देखो, कोविड-19 की महामारी की सिचुएशन में सरकार ने प्रेग्नेंट वुमेन को हाई रिस्क की कैटेगरी में रखा था, लेकिन उनको इमरजेंसी सर्विसेज कैसे प्रोवाइड की जाएंगी, इस बारे में सरकार के द्वारा कोई भी रेफरेंस जारी नहीं किया गया था। अब देखो, जैसे ही ये महामारी आई, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो बंद हो गए, काफ़ी डॉक्टर्स ने काम करना बंद कर दिया इस महामारी के चलते। आमतौर पर ज़्यादा जो हमारे देश में डिलीवरीज होती हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होती हैं, और बेड्स भी ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही हैं। तो जैसा हमने डिस्कस किया, काफ़ी सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो बंद हो गए। उसके बाद इवन पब्लिक हॉस्पिटल्स में भी कोविड-19 के पेशेंट्स को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही थी। कई हॉस्पिटल्स तो देखो ऐसे थे जिन्होंने इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करना जारी रखा, उन्होंने सर्विसेज को अच्छे से सेग्रीगेट किया। लेकिन ज़्यादातर हॉस्पिटल्स ऐसे थे जिन्होंने कोविड-19 के अलावा बाकी इमरजेंसी सर्विसेज को इग्नोर कर दिया, और इसी वजह से इस प्रकार के हालात पैदा हुए। वैसे तो देखो, सरकार बहुत कोशिश करती है। सरकार ने पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा जागरूकता फैलाई है कि डिलीवरी इंस्टीट्यूशनलाइज ही होनी चाहिए, हॉस्पिटल में ही होनी चाहिए। कैश इंसेंटिव का भी प्रोविज़न सरकार की तरफ से दिया गया है ताकि डिलीवरी हॉस्पिटल में ही हो। इन सब स्टेप्स की सहायता से हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को पिछले कुछ समय में काफ़ी ज़्यादा कम कर पाए हैं। जैसे देखो, 2011 से लेकर 13 के बीच में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट थी 167, जो 2017 में घट के हो गई है 122। हमने बहुत मेहनत की, तब जाके हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम कर पाए। लेकिन लॉकडाउन की वजह से हॉस्पिटल्स ने इस चीज़ को जो इग्नोर किया, इसका हमें बुरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बढ़ सकती है अगर सरकार ने जल्दी से इस चीज़ पर ध्यान देना स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि अभी भी देखो, विभिन्न जो हॉस्पिटल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सावधान रहते हैं, उनको होना भी चाहिए। वो कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है तो पहले बोलते हैं आप टेस्ट करवाइए, कहीं आपको कोविड-19 है या फिर नहीं है, तब जाके हम आपका कोई भी दूसरा डिजीज़ है उसका इलाज करेंगे। अब देखो, वैसे तो ये बात सही है, लेकिन आपको पता है डिलीवरी का समय कभी भी आ सकता है। ये एक इमरजेंसी सर्विस है और कोविड-19 के टेस्ट की रिपोर्ट एक दिन बाद आती है, तो प्रेग्नेंट वुमेन को ये थोड़ी ना बोला जा सकता है कि आप एक दिन बाद आइएगा। तो इस चीज़ को विभिन्न हॉस्पिटल्स को समझना चाहिए। लास्ट में आर्टिकल में ये भी कहा जाता है, देखो, बात सिर्फ डिलीवरी की नहीं है, और भी काफ़ी सारे इश्यूज हो सकते हैं, जैसे एबॉर्शन, चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशंस, मिसकैरेज। तो विभिन्न हॉस्पिटल्स को और सरकार को अब इस बात को समझना होगा कि महामारी बढ़ सकती है, बट इस प्रकार की जो सर्विसेज हैं वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इनके लिए सेपरेट गाइडलाइंस सरकार जारी करें ताकि फ्यूचर में इस प्रकार की दुखद खबरें ना सुनने को मिले कि प्रेग्नेंट महिलाओं ने काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स के चक्कर काटे, लेकिन किसी हॉस्पिटल ने उनको एडमिट नहीं किया और इस वजह से उनकी डेथ हो गई। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया मैटरनल हेल्थ केयर से संबंधित। अब लास्ट में बात करते हैं इंडिया चाइना रिलेशंस की। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 2 से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट देखो, आपको पता है कल हमने डिटेल से डिस्कस किया था। ये आर्टिकल लिखा है निरुपमा राव ने, ये पहले फॉरेन सेक्रेटरी थी। इनका मानना है गलवान में जो कुछ हुआ, इसके बाद अब इंडिया और चाइना के रिलेशन पहले जैसे नहीं रहेंगे। देखो, 1962 में लड़ाई हुई थी दोनों देशों के बीच, उसके बाद बहुत सालों तक रिश्ते खराब ही थे, लेकिन 1988 में हमारे उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, वो चाइना की यात्रा पर गए थे और उसके बाद रिश्ते ठीक होने स्टार्ट हुए। लेकिन अब गलवान वैली में जो कुछ हुआ, चीन ने धोखा किया, ट्रस्ट जो है हमारा चीन के ऊपर अब फिर से काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट हुआ है। देखो, ये गलवान वैली वाली जो घटना थी बहुत ज़्यादा बड़ी घटना है। इवन 1962 के वार से पहले 1959 में कोंगोका ला में एक घटना घटित हुई थी जिसमें 9 हमारे सोल्जर्स शहीद हो गए थे, 3 सोल्जर्स को डिटेन कर लिया गया था। तो उस समय करम सिंह जो डिटेन किए गए सोल्जर्स में से एक थे, उन्होंने वापस लौटकर बताया कि किस प्रकार से मुझे मिसट्रीट किया गया चाइनीज सोल्जर्स के द्वारा जिन्होंने मुझे कैप्चर किया था। इसके बाद मूड हमारे देश में बहुत ज़्यादा चाइना के अगेंस्ट डेवलप हो गया था। 1959 में बाद में दलाई लामा अपने
लाखों फॉलोअर्स के साथ तिब्बत में रिवोल्ट करके इंडिया में आ गए थे। और बाद में क्या हुआ आपको पता है, 1962 में वार हुआ जो काफ़ी सारे घाव हमें देके गया। हमारी आत्मा को घाव पहुंचा, हमारी प्रतिष्ठा को घाव पहुंचा 1962 वार की आउटकम से। देखो अभी वो समय नहीं है, वो इंडिया और आज का इंडिया दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। बट देखो हमें एक बात ये भी समझनी होगी, उस समय के चाइना में और आज के चाइना में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। उस समय चाइना के ज़्यादा दोस्त नहीं थे, चाइना की इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। आज चाइना की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। यूएसए के बाद दूसरे नंबर पे चाइना की इकोनॉमी सबसे बड़ी है और आज चाइना के बहुत सारे दोस्त भी हैं। तो कुछ लोग जो ये बोल रहे हैं मिलिट्रीली हमें जवाब देना होगा चाइना को, हमें देखो होश में रह के काम करना है, रियलिटीज़ को समझते हुए डिसीजन लेना है। अभी जो दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की बात हुई, स्टेटमेंट्स में दोनों ने एक दूसरे पे आरोप लगाया। सोचना हमें यह है, क्या इंडिया फिलहाल की सिचुएशन में चाइना के साथ बॉर्डर पर वार अफोर्ड कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। देखो अभी इंडिया काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना कर रहा है। इकोनॉमिक सिचुएशन हमारी वीक है, कोविड-19 की महामारी है, पाकिस्तान के साथ टेंशन्स तो सदाबहार हैं, नेपाल के साथ भी टेंशन्स हैं। तो क्या चाइना के साथ बॉर्डर पर इंडिया वायलेंट क्लैश अफोर्ड कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है? आंसर है नहीं कर सकता है। बट देखो इसका मतलब ये नहीं कि चाइना ने हमारी ज़मीन पर जो कब्जा किया है वो हम वैसा ही छोड़ दें। हम हमारी नेशनल प्राइड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते और जो प्रतिष्ठा हमारी दाव पर है उसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इसलिए हमें सिचुएशन को अच्छे ढंग से एनालाइज करना होगा। जैसे हमने पिछले आर्टिकल्स में एक चीज़ ये डिस्कस की थी कि चाइना ने हमारी ज़मीन पर कब्जा किया है, तो हम आने वाले समय में चाइना की ही कुछ ज़मीन पर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसके बाद नेगोशिएशंस करें, बदले में ये मांग करें कि चाइना हमारी ज़मीन को खाली करे, हम आपकी ज़मीन को खाली करें। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि ये काम हम आज ही करें। आज तो देखो चाइना इन सब चीज़ों को एक्सपेक्ट कर रहा है, चाइना को भी पता है इंडिया ऐसा कुछ कर सकता है। तो हमें चाइना पर तब वार करना है जब चाइना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। उसके बाद तो देखो कल लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग ने जो बात बोली थी वही इनके द्वारा बोली जाती है, हमें एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनानी चाहिए। ये तो चलो बाद की बातें हैं, अभी क्या करना चाहिए चाइना से निपटने के लिए। राइटर ये भी बोलती हैं, देखो पहले जैसा बिजनेस अब चाइना के साथ नहीं हम कंडक्ट कर सकते हैं। आने वाले समय में आप देखिएगा चाइना से जो इन्वेस्टमेंट आएगी उन पर सरकार और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगी, खास करके डिजिटल जो कंपनीज हैं, क्योंकि आरोप ये लगता है कि चाइना इंटेलिजेंस जुटा सकती हैं अपनी इन कंपनीज की सहायता से। प्राइवेसी कंसर्न्स हैं। दोनों देशों के लीडर्स की आपस में मुलाकात होगी नियर फ्यूचर में, इसकी संभावना भी अभी फिलहाल काफ़ी ज़्यादा कम है। इंडिया को देखो कोशिश ये करनी चाहिए जहां पर इंडिया की स्ट्रेंथ है इंडिया उसको इस्तेमाल करें। जैसे हमारे डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, इसी वजह से यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया इनके साथ फिलहाल हमारे रिलेशंस अच्छे हैं। हमारी इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा डायनामिज्म है, 130 करोड़ की जनता है हमारे पास, एक बहुत बड़ी मार्केट है। मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस जैसे यूएन, डब्ल्यूटीओ, इनमें इंडिया का लीडिंग रोल है। मैरीटाइम ज्योग्राफी में भी इंडिया के पास काफ़ी एडवांटेज हैं, क्योंकि इंडियन ओशन के पास है इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन, और इंडियन ओशन जो है वो कम्युनिकेशन सी लेन्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम हमारी इन सब स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं चाइना को काउंटर करने के लिए अलग अलग डोमेन्स में। हमें यूएसए के साथ अपनी पार्टनरशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा, ऐसा बोला जाता है निरुपमा राव के द्वारा। अलग अलग देखो एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय होती हैं। M.K. नारायणन ने यह बोला था हमें नॉन अलाइन रहना चाहिए, और उसी दिन शाम को इस प्रकार की खबरें निकल के आईं कि चाइना ने इस प्रकार से हमारे साथ विश्वासघात किया। लेकिन निरुपमा राय और कुछ दूसरे एक्सपर्ट्स हैं वो ये मानते हैं अब तो इंडिया के पास कोई चारा नहीं है, हमें यूएसए के साथ और ज़्यादा रिलेशनशिप को मजबूत करना चाहिए ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। और ना सिर्फ देखो यूएसए, बल्कि जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमें रिलेशंस मजबूत करने चाहिए जिनको चाइना से कंसर्न्स हैं, जैसे इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम। वो भी ये सब देख रहे हैं कि इंडिया चाइना बॉर्डर पे क्या कुछ हुआ है, तो उनके मन में भी अब और ज़्यादा कंसर्न्स हैं
कि इंडिया चाइना बॉर्डर पे ऐसा हो रहा है तो हमारे साथ भी फ्यूचर में ऐसा ही हो सकता है। इवन जो क्वाड ग्रुप है इंडो पैसिफिक ओशन में, उस ग्रुप में इंडिया को अब एक और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। सबसे लास्ट में RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसको इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि कंसर्न्स थे चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में फ्लड कर सकते हैं। देखो, या तो ये पार्टनरशिप या फिर दूसरी पार्टनरशिप्स को हमें ज्वाइन करना चाहिए ताकि हम वर्ल्ड की सप्लाई चेन में अपने आप को इंटीग्रेट कर सकें। अदरवाइज तो देखो हम आइसोलेट हो जाएंगे। हमें अगर एक्सपोर्ट पे फोकस करना है तो एक्सपोर्ट के लिए मार्केट एक्सेस भी तो होनी चाहिए ना। ये सब पॉइंट्स देके राइटर ये बोलना चाहती हैं, हमें देखो पूरे डेलिब्रेशंस के साथ, पूरे होश में काम करना होगा, ना कि इमोशंस के साथ। हम किसी भी कीमत पे हमारी नेशनल प्रेस्टीज को हर्ट नहीं होने देंगे, बट इसके लिए हमें एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी भी बनानी होगी, विभिन्न डोमेन्स से रिलेटेड होगी ये स्ट्रेटेजी, ना कि सिर्फ एक डोमेन पे फोकस करेगी मिलिट्रीली। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 4 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।